हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी विथ आरजे। वीडियो के आज के सेशन में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के क्वेश्चन पेपर के आंसर पर डिस्कस किया जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी मेरे द्वारा दिया जाएगा। यह क्वेश्चन पेपर AUT, यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर कि AUT 24, ये 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। आज के क्वेश्चन पेपर में हम लोग हिंदी और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम्म 76 से 80 गद्यांश प्रश्न है ना। राजभाषा का अर्थ राजा या राज्य की भाषा है वह भाषा जिसमें शासक या शासन का काम होता है। राष्ट्रभाषा वह जिसका व्यवहार राष्ट्र के समान निजन करते हैं। राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा है। राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावात्मक लगाव रहता है क्योंकि उसके साथ जन साधारण की सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी रहती हैं। राजभाषा के प्रति वैसा सम्मान हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता क्योंकि वह अपने देश के भी हो सकती है, किसी गैर देश से आए शासक की भी हो सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज हिंदी राजभाषा के रूप में ही विराजित है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है। धारा 210 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। धारा 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस भाषा के प्रसार तथा प्रचार के लिए महात्मा गांधी का योगदान रहा है। धारा 344 में राष्ट्रपति को शासकीय कार्य में हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक करने के लिए कहा गया है। अब आइए इस गद्यांश के माध्यम से हम लोग प्रश्न के आंसर को देखते हैं। प्रश्न है 76 नंबर, इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक क्या है? बोलचाल की भाषा, भावनात्मक भाषा, जनभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो देखिए इस अनुच्छेद का जो उचित शीर्षक होगा वो राजभाषा और राष्ट्रभाषा होगा, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 77 नंबर के लिए इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है? दक्षिण की भाषा पर, संवैधानिक भाषा पर, हिंदी भाषा पर, भारतीय सभी भाषाओं पर। तो इस अनुच्छेद के सार में ये आपका हिंदी भाषा पर जोर देने की बात कही गई है। 78 नंबर, किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है? तो इन चारों में हिंदी भाषा राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 79 है, राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? जनता की भावनात्मक तथा सांस्कृतिक भाषा है, सामान्य जन भाषा है, सारे देश की संपर्क भाषा है, क्षेत्र सीमित होता है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनता की भावनात्मक तथा सांस्कृतिक भाषा है। 80 के लिए देखते हैं, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई थी? तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 14 सितंबर सन 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। इस कारण से 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 81 नंबर, किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है सहकार, सहृदय, सहचर या सहायक। तो किसी की सहायता करने वाला सहायक होता है, तो इसके लिए राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, यहाँ पर अध्यात्म है, ठीक है, तो इसका शुद्ध क्या होता है? अध्यात्म होता है। क्या होता है? अध्यात्म होता है। तो देखिए ये अध्यात्म दिया है तो ये आपका गलत हो गया। अध्यात्म यहाँ पे दिया हुआ है तो ये बिल्कुल आपका सही हो सकता है। अध्यात्म दिया है तो ये गलत हो गया, तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब उपसर्ग से बना शब्द है बाकरम, बदौलत, बर्दाश्त, बदनाम। तो ब उपसर्ग से जो बना शब्द होगा इसमें बदौलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है गलत नाम, चाल या निशाना। तो निशाना ये लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द हो सकता है, तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा। अब इसके बाद 85 देखते हैं, नागर का पर्यायवाची शब्द है, नागर को चतुर भी कहा जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, चतुर, सी में दिया हुआ है। माला फेरत जुग भैया फिर न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यदि बात किया जाए तो इसमें देखिए, यदि
एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और इस शब्द का अर्थ अलग अलग प्रयोग होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में यमक अलंकार दिया हुआ है। हिंदी में मैं का बहुवचन है हम लोग, हम दोनों, हम सब, हम। तो हिंदी में मैं का जो बहुवचन होता है वो हम होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 88 के लिए देखिए, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सिर झुकाना, सिर चढ़ाना, सिर उठाना, सिर काटना। विरोध करना का मतलब ये हो गया कि सिर उठाना, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। अली शब्द युग्म का सही अर्थ पूछा जा रहा है तो अल का मतलब यहाँ पे भौरा होता है और अली का मतलब सखी होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भौरा और सखी। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? क्रियावाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तृवाच्य है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है में ये आपका जब भी होगा तो ये कर्तृवाच्य हो जाएगा, इसमें पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नख, नग्न, क्षमा और नेह, ठीक है। 91 का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नख, नग्न, क्षमा और नेह। तो देखिए नख तत्सम है, नग्न भी तत्सम है, क्षमा भी है, लेकिन जो नेह है ये तद्भव है। बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है? सुमित्रानंदन पंत, नरेश मेहता, अज्ञेय, महादेवी वर्मा। तो ये नरेश मेहता की कृति है, बोलने दो चीड़ को। अब 93 देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। हाँ, ये एषणा का अर्थ है ईर्ष्या, अभिलाषा, अनिच्छा या घृणा। तो जो एषणा का जो सही अर्थ है वो हो जाएगा आपका अभिलाषा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आत्मनिर्भरता के रचनाकार हैं अजीत कुमार, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 94 के लिए सही आंसर आपका बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर है बी, बालकृष्ण भट्ट हैं। आत्मनिर्भरता के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। 95 के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है? कह रहा है कि समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है। अनिल और अनल ये हैं, अणु और अनु ये भी हैं, अभय और उभय ये भी है, लेकिन अंत और आरंभ ये भिन्नार्थक नहीं है, ये दोनों समानार्थी है। ये अंत और आरंभ यही आपका समश्रुत भिन्नार्थक नहीं होगा। अब 96 के लिए निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि किस समास का उदाहरण है। जल में समाधि जल संधि है, तो जल में समाधि जल संधि के लिए कौन सा समास प्रयोग होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तत्पुरुष समास। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? वीर, भयानक, रौद्र या विभत्स। तो जो ये क्रोध होता है ये आपका रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है रौद्र। स्रोत, अस्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। हृदय हंसी, चोरी मृग, सोना तालाब, उद्गम अस्तुति। तो देखिए स्रोत का एक अर्थ होता है उद्गम, एक स्रोत का अर्थ होता है स्तुति, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 99 के लिए किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? तो देखा जाए तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के संबंध में होता है। तो अब देखा जाए तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यानी कि यहाँ पर से का प्रयोग होगा, तो साधुओं की संगति से, देखिए यहाँ पर से आ गया, तो साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी कहीं पर भी से का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है, तो ये बी, सी और डी ये तीनों गलत है, ए सही है। अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद बताना है, तो अंतःधन निहित होता है, ये एक प्रकार का विसर्ग संधि है, तो अंतःधन निहित बराबर अंतर्निहित होता है। अब आगे देखते हैं 101। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, खेलकूद, तकनीकी, भाषा, संस्कृति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार दिया जाता है हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से। अब इसके बाद 102 है, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? यहाँ पर थी पूछा जा रहा है कि तो थी कौन सी क्रिया है? अप्रत्यक्ष क्रिया, अधिकारोद्योतक क्रिया, औचित्यबोधक क्रिया, योजक क्रिया। तो यहाँ पर जो थी है यह एक प्रकार का योजक क्रिया है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
103 है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और संस्कृत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग। तो ये जो बद है ये आपका उर्दू और फारसी भाषा का शब्द है। 104 है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में कौन सा एक शब्द नहीं है? विदेह, पक्षी, दांत और ब्राह्मण। देखा जाए तो द्विज मतलब जो 2 बार, तो पक्षी को भी द्विज कहा जाता है। दांत 2 बार आते हैं, एक बार दूध के दांत होते हैं, एक बार कह सकते हैं कि वास्तविक दांत होते हैं। और ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। तो ये तीनों द्विज हैं, लेकिन विदेह द्विज नहीं है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विद्वान का स्त्रीलिंग बताना है। ज्ञानी, विदुषी, विद्वान और होशियार। तो विद्वान को महिला के रूप में विदुषी कहा जाता है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ओह, बहुत कठिन समय आया है। तो यहाँ पर देखिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगेगा और ये बी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? कृष्णा सोबती, सर्वेश यादव सब्जे, नीलमणि फुकन, अमिताभ घोष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 नंबर के लिए ये हो जाएगा आपका नीलमणि फुकन। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है नीलमणि फुकन। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा विशेषण के लिए। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ बताना है। चोट लगना, जीत जाना, कमर टूट जाना, निराश होना। तो कमर टूटना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा निराश होना। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। तो इसमें से शुद्ध वाक्य ढूंढना है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। इसका जो आपका, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। यहाँ पर आपका ये वर्तनी अशुद्ध है। पैतृक की वर्तनी क्या है? अशुद्ध है। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे व्यक्ति नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ ये होना चाहिए कि निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, तो अधीन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी वर्तनी अशुद्ध है, यहाँ पे अधीन होना चाहिए। तो इस आधार पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गमही शब्द है विदेशस, तद्भव, देशस और तत्सम। तो ये जो आपका गमही है ये आपका देशस शब्द है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कपाल का पर्यायवाची शब्द है माथा, खप्पर, भाग्य, अदृष्ट। तो कपाल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है माथा। 113 नंबर देखिए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या है? हरित शिपिंग के लिए नई प्रौद्योगिकियाँ, भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले, सतत शिपिंग और शिपिंग में अमृतकाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। यही आपका राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का मुख्य थीम रहा है। अब आइए हम लोग चलते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर। पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा अंतिम फैसला सुनाने के लिए, जूरी चयन के लिए, परीक्षण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए, मामले को खारिज करने के लिए। तो पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य परीक्षण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए होगा। तो इसका ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 115 है, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, भूटान और चीन। इन चारों में चीन हो जाएगा। ये इन चारों में चीन दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का उत्पादक देश होगा इन चारों में। जबकि चीन से भी कह सकते हैं कि अन्य देश से भी है जो पवन ऊर्जा का उत्पादन अधिक करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक? उपराष्ट्रपति पूछ रहा है श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी, श्री एम वेंकैया नायडू, श्री जगदीप धनखड़। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? परमाणु हथियारों का संयुक्त विकास, परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर प्रतिबंध, परमाणु मुक्त क्षेत्र की स्थापना, असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग। इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 118 देखिए, सोशल मीडिया पर TBT क्या अर्थ है? थ्री बैक थर्सडे, ट्रू ब्लू ट्यूसडे, टुडेज बेस्ट थिंग, टेक्स्ट बैक टाइम्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सोशल मीडिया में पर TBT का जो अर्थ होता है वो होता है थ्रो बैक थर्सडे। CRISPR-Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किस लिए किया जाता है? भूकंप का पता लगाना, जीन का संपादन, नई सामग्रियों का संश्लेषण और टीके बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जीन का संपादन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर इस प्रकार रहा, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन के प्रावधान से संबंधित है। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से लेकर के जून तक काटी जाती है। तो जून किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका, जून। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना, सीमा सुरक्षा की निगरानी करना, वित्तीय बाजार को विनियमित करना, आपदा राहत कार्यों का प्रबंधन करना। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ये ऑप्शन नंबर ए, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए हम लोग 123 देखते हैं, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है? यह वैश्विक आर्थिक मंदी को नियंत्रित करता है, यह कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच अंतर को बढ़ाता है, यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है, यह सभी मानव नौकरियों को प्रतिस्थापित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण कहाँ देखने को मिला? अहमदाबाद, खेड़ा, बारडोली या चंपारण में? तो चंपारण में पहली बार सत्याग्रह का सफल उदाहरण गांधी जी के द्वारा देखने को मिला। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया और ये क्रिप्स मिशन के विरोध में इस नारा को दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। यानी कि क्रिप्स मिशन के लिए ये आंदोलन चलाया गया था कि तुम भारत छोड़ो। अब इसके बाद कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है, जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रघुराम राजन, जगदीश भगवती, मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमर्त्य सेन हो जाएगा। जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? एनी ब्रांटे, एमिल ब्रांटे, जॉर्ज एलियट, शार्लोट ब्रांटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शार्लोट ब्रांटे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? नाइट्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन चारों में सल्फर डाइऑक्साइड गैस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। 129 से किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है? विकास दर, मृत्यु दर, जन्म दर या प्रवास? तो इसके लिए प्रवास कहेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1901 में, 1877 में, 1875 में और 1920 में। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर्वप्रथम 1875 में किसी अन्य नाम से की गई थी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या नाम था जब इसकी स्थापना की गई। 131 से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ। इन चारों में आपका वाराणसी हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है। ट्विटर एक OTP पर आधारित संचार मंच है, ईमेल पर आधारित है, चैट पर आधारित है या SMS पर आधारित है? तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चैट पर आधारित संचार मंच है। भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ
साझा करता है। भारत का जो लिपुलेख दर्रा है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये चीन और नेपाल के साथ लगता है, लेकिन जो लिपुलेख दर्रा है यह चीन के तिब्बत को जोड़ता है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका चीन हो जाएगा। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? युआन, वान, रिंगिट, येन, तो वान का प्रयोग किया जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। फिशिंग हार्डवेयर, मालवेयर, सॉफ्टवेयर, तो इसे आप मालवेयर कहते हैं, ठीक है ना। ये मालवेयर एक प्रकार का बहुत ही कह सकते हैं खतरनाक ये वायरस होता है और इस वायरस के कारण आपकी तमाम प्रकार की जो वित्तीय जानकारियां हैं वो भी अन्य लोगों तक पहुंचाई जाती है। आइए आगे देखते हैं अनुसंधान का पहला चरण क्या है। समस्या की पहचान करना, एक समस्या का चयन करना, समस्या ढूंढना, कोई समस्या को खोजना। तो अनुसंधान का सबसे पहला जो चरण होता है कि आप समस्या का पहचान कर लीजिए, तो राइट ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है समस्या का पहचान करना। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं। तो जब 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति होंगे तो उनके जो मानवाधिकार होगा वो बाल अधिकार के नाम से जाना जाएगा, तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? जनवरी 2006, मार्च 2004, जनवरी 2004 और मार्च 2002। तो इसका जो सही आंसर है वो है जनवरी 2006 में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय पहुंच जाता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कुल 8 मिनट 20 सेकंड लग जाते हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली की बात करें तो संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से, या कह सकते हैं कि इंग्लैंड से, या उसी को आप यूनाइटेड किंगडम भी कह सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना लिया गया है, कनाडा से संघ लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ये मौलिक अधिकार को लिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमपीसी का पूर्ण रूप जो है ये आपका हो जाएगा मॉनेटरी प्राइस कमेटी, मनी पॉलिसी कमेटी, मेकिंग प्राइस कमेटी और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो राइट ऑप्शन नंबर डी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज ए करेक्ट आंसर है। विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? बौद्ध संघ के नियम से। जोरोस्टर के विचार, महावीर के उपदेश, संस्कृत व्याकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा विनय पिटक जो है वो बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी दर क्या है? 18%, 5%, 12%, 0%। तो भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी दर 18% है, राइट ऑप्शन नंबर ए है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 40, 30, 33, 25। तो जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं। सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य कहलाता है। क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, क्रिप्टो जैकिंग, पहचान की चोरी, साइबर धमकी। तो इसे आप साइबर धमकी के नाम से जानते हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 146 नंबर के लिए कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक। तो कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो व्यापार कह रहा है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाओस की राजधानी क्या है? लीमा, काठमांडू, मस्कट या वियंतियाने। तो यहाँ पर देखिए नेपाल की राजधानी काठमांडू, पेरू की राजधानी लीमा और लाओस की राजधानी वियंतियाने है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने की वृद्धि हुई थी? 9%, 8%, 8.5% या 7.3%। तो 7.3% का हुआ था, राइट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं। जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक। तो जीडीपी की गणना करने के लिए भारतीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि इसे आप नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी कह सकते हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 150 है। कौन सी रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? फ्योडोर दोस्तोवस्की, लियो टॉल्स्टॉय, एंटोन चेखोव, व्लादिमीर नोबोकोव। तो कौन सी रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट
के लिए जाने जाते हैं, फ्योडोर दोस्टोवस्की, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मेरे द्वारा हिंदी और सामान्य ज्ञान के कुल 75 क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, जो बिल्कुल सटीक और 100% सही है। अब इसके आगे का जो पार्ट है जिसमें सामान्य ज्ञान और रीजनिंग होगा, उसका भी बहुत जल्दी आंसर आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए आप लोग यूट्यूब से जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आज के सेशन में मित्रों बस इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।